यस प्लीज ध्यान दें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली कंसेप्ट। बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली कंसेप्ट। बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली कंसेप्ट, ये हमारा टॉपिक है भाई आज का। ध्यान दें इसमें, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नील बोर की और डी ब्रोगली की। तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं? तो डी ब्रोगली के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, वो वेव की तरह काम करता है भाई। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, the nature of electron moving around the nucleus, according to de Broglie, the nature of electron moving around the nucleus is like a wave, that flows in circular orbits, around the nucleus. देखो भाई, सिंपल सा पॉइंट है। डी ब्रोगली क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर रहे हैं वेव की तरह। और आपको ध्यान रखना है वो चारों तरफ घूम रहे हैं भाई, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर क्या हो रहे हैं? वो भी घूम रहे हैं। सेकंड बात कर रहा है ये, अगर मान लो किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? r। इफ डी ब्रोगली के हिसाब से, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट if the radius of circular orbit is r, then its circumference will be 2r, 2 pi r. Its circumference will be 2 pi r. ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज वेव, अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हो, क्या मानते हो आप? वेव। तो ध्यान रखना है जो क्वांटम कंडीशन है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है जो नील बोर ने दी थी वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज वेव, इफ द इलेक्ट्रॉन is regarded as wave, then if the electron is regarded as wave, then the quantum conditions given by Bohr, the quantum conditions given by Bohr in his theory is fulfilled. तो ध्यान रखना है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हो? वेव मान रहे हो,
तो आपको ध्यान रखना है जो क्वांटम थ्योरी नील बोर ने दी थी वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल्ड होनी चाहिए। अब हमें पता है एज वी नो दैट MVR इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई। ये हमें पता है MVR इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई के n इंटीग्रल नंबर में n इंटीग्रल ऑफ H अपॉन 2 पाई। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। तो यहां पर अगर 2 पाई आर की बात करूं, इस 2 पाई को इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू NH अपॉन MV। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये भी पता है कि H अपॉन MV जो है वो क्या बन जाएगा, तो H अपॉन MV जो है वो लैम्बडा बन जाएगा डी ब्रोगली, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है, वो होता है H अपॉन M इंटू V। तो ध्यान रखना है यहां पर हमने क्या लिख दिया, 2 पाई आर इक्वल्स टू n लैम्बडा। ठीक है, तो यहां से आपने कह दिया सर 2 पाई आर इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या हो गया, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन वेव थ्योरी एंड बोर थ्योरी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये चीज आपकी प्रूव हो गई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई आर इज इक्वल टू n H अपॉन MV। ठीक है, चले तो यहां से आगे बात कर सकते हैं हम क्या, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली there is similarity between wave theory and Bohr theory. There is similarity between wave theory and Bohr's theory. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन वेव थ्योरी एंड नील्स बोर थ्योरी। चले आगे बात करें डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है ऑर्बिट्स, फिर बात कर रहे हैं हम ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ऑर्बिट्स की बात करें अगर हम, तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखना है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होते हैं भाई। इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ followed by revolving electrons। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इनमें। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ followed by revolving electrons around the nucleus। ठीक है, अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस या स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ की वो स्पेस जहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो। रीजन ऑफ स्पेस
around the nucleus where probability of finding electrons is maximum. Where probability of finding electrons is maximum. जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की 90 से 95%, वो स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये ध्यान रखना है, प्लेनर मोशन को बताता है ऑर्बिट। सेकंड, it represents planar motion of electron. Planar motion of electron. It represents planar motion of electrons. जबकि यहां पर बात करें तो ध्यान रखना है ऑर्बिटल्स के अंदर 3-dimensional motion of electron. It represents three-dimensional motion of an electron. Motion of an electron. तीसरे पॉइंट की बात करें अगर हम, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। जबकि अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो दे हैव डिफरेंट शेप्स। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। जैसे एस ऑर्बिटल है, ये स्फेरिकल होता है भाई, स्फेरिकल इन शेप। पी ऑर्बिटल है, डंबल शेप। डी ऑर्बिटल है, डबल डंबल। डबल डंबल इन शेप। शेप सबकी अलग अलग होती है। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो सर्कुलर स्फेरिकल, पी की जो शेप है वो डंबल, और डी है डबल डंबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर हम तो 2n² रूल के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं भाई। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a shell is given by 2n²। 2n² रूल से दिया जाता है भाई। जबकि ऑर्बिटल के अंदर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन accommodate only 2 electrons। यहां पर बात करें फॉर के शेल n = 1, सो 2 × 1 का स्क्वायर, 2। फॉर L shell n = 2, सो 2 × 2 का स्क्वायर, 8। फॉर
m shell n is equals to 3, so 2 into 3 का स्क्वायर 18 for n shell n is equals to 4, so 2 into 4 का स्क्वायर 32. These are the number of electrons. अगर बात करें यहां पर तो यहां पर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1s ऑर्बिटल है और 1s2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम सर जो है वो क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। चल, तो ये हमने बात करी डी ब्रॉगली और नील बोर की थ्योरी की, दोनों में सिमिलरिटीज हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, और उसके अलावा बात करेंगे हम नेक्स्ट स्पेक्ट्रम की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, स्पेक्ट्रम की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है अभी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है। चले, तो सबसे पहले कह रहा है हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखो भाई, किसी भी आप एलिमेंट को जब क्या करते हो, एक्साइट करते हो, जब किसी भी आप एलिमेंट को क्या करते हो, एक्साइट करते हो, जैसे कि आपने उसको एक्साइट किया हीट करके, जैसे कि आपने उसको एक्साइट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकर, करंट देकर, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके जो एटम्स है वो एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं। क्या रिलीज करने लग जाते हैं? एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो है रेडिएशंस इमिट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या करा, जब वो रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं तो सारी रेडिएशंस को हमने जमा लिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने सारी वेव्स को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, तो वी गेट स्पेक्ट्रम। तो हमें क्या मिल गया, हमें स्पेक्ट्रम मिल गया भाई। क्या मिल गया? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ध्यान रखना है, व्हेन एन एलिमेंट इज एक्साइट, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हेन एन एलिमेंट इज एक्साइटेड बाय एनी मेथड, when an element is excited by any method such as heating, by passing electric current, by passing electric current, by passing electric current, or by passing discharge, or by passing electric discharge, ठीक है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट एमिट रेडिएशंस, एटम्स ऑफ एलिमेंट emits radiations of definite frequencies, तो क्या करेगा, जो एटम्स होंगे एलिमेंट के वो रेडिएशंस इमिट करेंगे। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस, द arrangement of radiations in order of increasing wavelength
or decreasing frequency. In order of increasing wavelength or decreasing frequency is known as emission spectrum. Emission spectrum is known as emission spectrum. The arrangement of radiations in order of increasing wavelength or decreasing frequency is known as emission spectrum. तो ये आपके स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हो गई भी। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो सिंपल सा ध्यान रखना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो हमने बताया कि जब किसी भी एलिमेंट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, उसको हीट करने पर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने पर या करंट देने पर उसके जो एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या करने लग जाते हैं, एमिशन, रेडिएशन एमिट करने लग जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये जो रेडिएशंस है जो स्पेक्ट्रम से इमिट हो रही है, वो उसमें एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं भाई। सिंस द रेडिएशन इन द स्पेक्ट्रम आर radiations in the spectrum are emitted due to energy change. Since the radiations are emitted since the radiations are emitted due to energy change, since the radiations are emitted due to energy change taking place in the atoms, so it is known as atomic spectrum. It is known as atomic spectrum. So it is known as atomic spectrum. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है अभी। फिर उसके बाद में स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें तो हमने बताया ठीक है, बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रॉगली कंसेप्ट। तो हमने बताया डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह काम करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर ही फ्लो करता रहता है। अगर रेडियस को आर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, रेडियस को आर, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। क्या हो जाएगी सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज वेव, और अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मान लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो नील बोर का कंसेप्ट है वो उसके ऊपर फॉलो होना चाहिए। तो यही चीज हमने बताई। हमें पता है mvr एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर होना चाहिए। वही इलेक्ट्रॉन्स परमिटेबल है, वही ऑर्बिट्स परमिशेबल है। तो 2 पाई को इधर ले जाओ, 2 पाई आर बराबर NH/mv। H/mv होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो 2 पाई आर इक्वल हो गया n लैम्बडा। तो यहां से हमने क्या कहा, तो यहां से हमने कहा कि देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन वेव थ्योरी एंड बोर्स थ्योरी। वेव थ्योरी और नील बोर की थ्योरी में क्या है, सिमिलरिटी। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, क्या डिफरेंस है। ऑर्बिट जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना है सर्कुलर, फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ऑर्बिटल्स की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस,
जहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहां इलेक्ट्रॉन्स के होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ऑर्बिटल्स जो है अलग अलग शेप के होते हैं। एस स्फेरिकल शेप का होता है, पी डबल शेप का होता है, डी डबल डबल होता है, जबकि सर्कुलर ऑर्बिट्स हमेशा सर्कुलर होते हैं। ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके अलावा एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और दोनों की चारों सेट जो क्वांटम नंबर की जो सेट्स ऑफ वैल्यूज है सेम नहीं होगी। ठीक है, चल आगे बात कर रहे थे हम, तो हमने ये बता दिया है जो आपका ऑर्बिट है वो प्लेनर मोशन को बताता है, ऑर्बिटल्स जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन को बताता है। उसके अलावा ठीक है, ये हमने बता दिया है। उसके बाद में स्पेक्ट्रम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा, उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कल। उसके अलावा हम डायग्राम बताएंगे, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन कौन सी रेडिएशंस होती है, ठीक है, हमें कौन सी दिखाई देती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, यूज कहां पर आता है, जैसे गामा रेज है, माइक्रोवेव्स है, विजिबल है, ठीक है, इंफ्रारेड है, यूवी है, एक्सरे है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज है। तो इनके यूजेस क्या क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, इनकी वेवलेंथ कितनी है, वो सारा टॉपिक हमारा कल का है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़े, इसके बाद में आगे कल कंटिन्यू करूंगा मैं, तो आपको आराम से और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।